यस एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मैं अभी आप लोगों के सामने चैप्टर कार्बोनाइल शुरू करने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर CUET लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th NCERT बेस्ड सिलेबस को। सबसे पहले कार्बोनाइल्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन पहले आपको बताएंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलता है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल की दो मेन कैटेगरी है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो शुरुआत में ही इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, शुरुआत में ही सेट कर लीजिए इस चीज को कि कार्बोनाइल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इन कार्बोनाइल्स में मेनली दो कंपाउंड को कंसीडर किया जाता है, एक एल्डिहाइड को और दूसरा कीटोन को। एल्डिहाइड्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से अटैच रहता है, और दूसरी तरफ ये एक एल्किल समूह से, एल्किल ग्रुप से अटैच रहता है, इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। और यदि ये कार्बोनिल दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से अटैच रहे, दोनों तरफ कार्बन है, तो इसे कीटोन कहा जाता है। तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, हाँ, अगर ये C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन से अटैच है तो ये एल्डिहाइड, और यदि ये दोनों तरफ एल्काइल यानी कार्बन से अटैच है तो इसे कीटोन कहा जाता है। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी है जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है बच्चों, लेकिन उसमें कार्बन या हाइड्रोजन ना होकर के ये दूसरा OH आ गया। इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बोनाइल में कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्या रीजन है उसका? क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर जो पूरा ग्रुप है वो कौन सा है? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ध्यान देना, जो कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शंस, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं वो ये नहीं शो करता। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी आप कार्बोनिल में कंसीडर नहीं करोगे। ये और बात है कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखाई दे रहा है, पर इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? COOH। इसी तरह यदि COOR है तो इसे हम कहते हैं ईस्टर, और यदि CONH2 है तो हम इसे कहते हैं एमाइड। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो परिचय, ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोनाइल्स में बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन ये दो कंपाउंड आएंगे, एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज, कीटोन की होमोलोगस सीरीज। बस ये वाले कंपाउंड आप कभी भी कार्बोनाइल में कंसीडर नहीं करोगे। कार्बोनिल यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसे पूरा ग्रुप माना जाता है, जिसे एमाइड कहते हैं, इसे एस्टर कहते हैं और इसे एसिड कहते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहती है कि ये सभी अलग अलग कंपाउंड अपनी खुद की अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कार्बोनाइल जैसी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कार्बोनाइल क्या होते हैं। अगर हम इसमें आगे बात करें तो सेकंड टॉपिक हम लोगों का आता है कुछ एग्जांपल्स विथ नॉमेनक्लेचर। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि नॉमेनक्लेचर के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, शुरुआत में ही लेक्चर 1, 2, 3 नॉमेनक्लेचर को आप अलग से पहले ही देख लोगे उन वीडियोस के अंदर। यहां मैं कुछ एग्जांपल्स जरूर लूंगा ताकि इंट्रोडक्शन में हमें समझ में आए। ध्यान देना, कार्बोनाइल से दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये बात तो तय है कि एक एल्डिहाइड है, लेकिन जब दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका नाम बोला जाता है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड इसका ट्राइवियल रूट पद्धति का नाम है, जबकि IUPAC में इसको मैथिनेल बोला जाता है। तो ये बात आप कहां सीखोगे? नॉमेनक्लेचर की शुरुआत के वीडियो में। हाँ, ट्राइवियल कॉमन नेम इसका फॉर्मएल्डिहाइड और इसका IUPAC नेम मैथिनेल होता है।
ध्यान रखना। इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एल्डिहाइड का ही दूसरा मेंबर सदस्य अगला 2 कार्बन वाला। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, जहां पर CHO ग्रुप दिख जाए ना आप लोगों को, समझ लेना ये फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं इसको, है ना। ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है। और जहां पे COR ग्रुप दिख जाए अपने को, वो कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एक एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का नाम है एसीट एल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर में आप और देख लोगे वीडियो के अंदर, पर कुछ कॉमन नाम हमें पता होना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा 2 कार्बन के लिए एथेनेल। अब आपको याद है हमने पिछले वीडियो में एक्टिविटी वाले सवाल सॉल्व किए थे, वहां पर हमने मैथेनेल लिखा था, नॉमेनक्लेचर से उठाया था IUPAC से, कि किन एल्कोहलों को, जो फॉलोइंग एल्कोहल्स थे उन्हें मैथेनेल से किस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा के बनाया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैथेनेल का हमें स्ट्रक्चर पता होगा, जब भी तो हम रिएक्शन को करवाएंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर कुछ जो फेमस है एल्डिहाइड में, जो फेमस है ये 2 मेंबर, एक तो तीसरा वाला मेंबर जो है वो है बेंजल्डिहाइड। कौन सा स्टूडेंट्स? बेंजीन रिंग पर यदि एल्डिहाइड जोड़ दें, क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। इज इट क्लियर? 3 मेंबर एल्डिहाइड के इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह 3 मेंबर हमें और अलग से मैं आपको बताता हूं कीटोन के, जैसे कि एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है। एसीटोन, दोनों तरफ एल्काइल आ गए, देख लो, चेक कर लो, दोनों तरफ एल्काइल है। इसे IUPAC में प्रोपेनॉन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ मैथिल, इसे कहेंगे एसीटोफिनॉन। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन का प्रोडक्ट बनता है एसीटोफिनॉन। डाउट क्लास बेटा आदित्य, डाउट क्लास जो है 2 टेस्ट आपके हो गए, तीसरा टेस्ट कार्बोनाइल वाले चैप्टर का होगा नेक्स्ट वीक में, सैटरडे संडे में जब भी होगा। उस तीनों टेस्ट के एक साथ डाउट क्लास रखूंगा मैं लाइव में आप लोगों की। डाउट क्लास एक साथ रखूंगा मैं आप लोगों की, हेलो एल्केन वाले चैप्टर की, एल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड वाले, और एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर की, और कार्बोनिल वाले की। ठीक है बेटा, एक साथ रखूंगा मैं नेक्स्ट वीक में। तो ये वाला चैप्टर एक बार और कवर करो पहले, उसके बाद आगे हम डाउट क्लास रख लेंगे। ये है बेंजोफिनॉन, इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन। दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, बेंजोफिनॉन, इधर एसिटोफिनॉन। तो कुछ नॉमेनक्लेचर हमें ये वाले भी ध्यान रखने थे, मैंने आपको ये भी एक बार बता दिए। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, एग्जाम्पल विथ नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ चुका है कि कार्बोनाइल्स हैं क्या, एल्डिहाइड कीटोन क्या है, और उसके कॉमन पॉपुलर जो मेंबर्स हैं वो भी हमने देख लिए। अब बारी आती है इसके बाद छोटा सा एक और टॉपिक इसमें, वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल यानी कार्बोनाइल्स की संरचना या कार्बोनाइल्स की स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि कार्बोनाइल के अंदर C डबल बॉन्ड O ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। क्लियर? जहां तक बात है स्ट्रक्चर के वक्त हमें सबसे पहली चीज देखनी पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। क्लियर? और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऐसा कार्बन जिससे 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है और 1 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन होता है sp2 हाइब्रिड। हाँ, और ऑक्सीजन भी कार्बोनाइल जिसके पास 2 लोन पेयर 1 पाई बॉन्डेड है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है? sp2। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोनाइल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और यदि इन दोनों का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो क्योंकि एक p ऑर्बिटल रह गया जो हाइब्रिडाइजेशन में काम नहीं आया, अगर वो काम आता तो sp3 बनता, sp3 ना होके sp2 आया, मतलब वो एक p रह गया। वो एक p जो है वो दोनों पे ही परपेंडिकुलर है और वही पाई बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रही है थोड़ी बहुत केमिस्ट्री? ये वीक ओवरलैपिंग कोलैटरल साइड में ओवरलैपिंग इसे कहते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल की, उससे इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या कहा मैंने? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ध्यान रखना, कार्बोनाइल्स के अंदर चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो,
कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, दोनों के पास एक एक p ऑर्बिटल रहते हैं अनहाइब्रिड असंकरित, वो दोनों आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन यानी कोलैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो इस तरह से कार्बोनिल का ये पाई बॉन्ड बन जाता है और ये एक तरह से आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दी कार्बोनिल की। जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहा हूं तो मैं एक चीज और शेयर कर लूं आप लोगों से, वो क्या है, वो ये है, देखो ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना कि कार्बोनाइल के पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। यहां कोई भी ग्रुप होगा, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, पर ये तो फिक्स है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बोनाइल में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। और जैसे ही ये मूव करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि कार्बोनाइल की दूसरी जो अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बनती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने देखो डबल हेडेड एरो यूज में लिया, तो मैं कह रहा हूं कार्बोनाइल की एक स्ट्रक्चर ये और दूसरी इसकी पोलर यानी चार्ज स्ट्रक्चर ये। पोलरिटी का मतलब समझते हो आप, कैटायन एनायन दिखाई दे जाता है इस तरह से। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला दैट कार्बोनाइल शो पोलर स्ट्रक्चर, दे शो डाइपोल मोमेंट। याद रखना, ये डाइपोल मोमेंट शो करते हैं और बाकी डिपेंड भी करेगा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे भी, पर आपको ये ध्यान रखना है दैट कार्बोनाइल्स आर पोलर, और इसमें पोलरिटी का कारण रीजन आपने सीख लिया और उसकी स्ट्रक्चर भी आपने देख ली। अब जब आपने इतनी चीज सीख ली तो एक चीज और आपको समझ में ये आ गई होगी बच्चों कि कार्बोनाइल के अंदर ऑक्सीजन यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि ज्यादा है तो स्टूडेंट्स जो ये कार्बन है, आप देखो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कार्बोनाइल कार्बन दैट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये एक बड़ी चीज है जो केमिकल रिएक्शन सॉल्व करवाएगा आप लोगों की कार्बोनाइल्स की। कार्बोनाइल के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई ना। डेफिशिएंसी का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो कार्बन जो है वो कैसा सेंटर बन गया? इलेक्ट्रोफिलिक। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मीनिंग यही है बच्चों कि इस सेंटर पे आके अब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस सेंटर पे आके अब कोई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, और ये आगे जाकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कार्बोनाइल, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। आ रहा है आप सभी के समझ में? तो मेरे हिसाब से कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर, कार्बोनाइल की पोलर स्ट्रक्चर, कार्बोनाइल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन है, ये चीजें आपको शुरुआत में ही क्लियर कर लेनी है। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, कुछ मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बता दिए। देखिए शुरुआत हमने की कार्बोनाइल चैप्टर से, हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल में कंसीडर किए जाते हैं। कुछ मैंने कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको बता दिया, नॉमेनक्लेचर के पहला दूसरा वीडियो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दी इसके अंदर, और अब मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में जो मेजर टॉपिक है वो बताऊंगा, वो है प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल्स। ध्यान देना, कार्बोनाइल्स के अंदर एल्डिहाइड्स भी आते हैं और कीटोन भी आते हैं, करेक्ट। बस ये दो ही कंपाउंड्स आते हैं बच्चों कार्बोनाइल्स में, एल्डिहाइड भी आते हैं और कीटोन्स भी आते हैं। अब हमें सबसे पहले ये सीखना है कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे कार्बोनाइल को बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है, कीटोन को भी बनाया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि कुछ ऐसे मेथड है जिनसे दोनों बनते हैं, एल्डिहाइड भी बनता है कीटोन भी बनता है। कुछ ऐसे मेथड है जिससे दोनों बनेंगे, और कुछ ऐसे मेथड है जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा, और ऐसे मेथड है जिनसे केवल कीटोन बनेगा। यानी कुछ ऐसे मेथड है जिससे कीटोन नहीं बनता, केवल एल्डिहाइड ही बनता है, और कुछ ऐसे मेथड भी जिनसे केवल कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और सबसे पहले जो मैं आपको अभी बता रहा हूं वो ऐसे मेथड है जिससे दोनों बन के आते हैं कॉमन। ये डिपेंड करेगा कि हमने मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया है, रिएक्टेंट हमने क्या लिया है जो रिएक्शन कर रहा है, जिससे हम बना रहे हैं। तो देखो मेरा एक तरीका रहा है बच्चों, इसको माइंड में आप सेट कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखने में बहुत मदद करेगा आप लोगों की हमेशा।
ये तरीका रहा है कि आप कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड पढ़ते हो ना, होमोलोगस सीरीज वाले, उन सबको माइंड में एक बार याद करो। आप हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हो 11th क्लास में। हाँ बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हो कंपाउंड्स को। पहला कंपाउंड आप पढ़ते हो एल्केन, फिर पढ़ते हो एल्कीन, फिर पढ़ते हो एल्काइन। मैं सही कह रहा हूं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जस्ट आप अगले मेंबर की तरफ बढ़ते हो तो एल्काइल एलाइड यानी एलो एल्केन आते हैं। याद करो आप, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एल्केन, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसी तरह एलो एल्केन में RX आता है और एल्कोहल के अंदर ROH आता है। और इससे आगे चलोगे तो कार्बोनाइल खुद आ जाते हैं। और इसके अलावा अदर ग्रुप्स में जैसे साइनाइड आता है, एसिड क्लोराइड आते हैं, ढेर सारे कंपाउंड्स आप पढ़ते हो। मैं तो ये कह रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ते हो, एस्टर भी पढ़ते हो, एमीन भी पढ़ते हो। मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, अगर रियल में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज लेना चाहते हो, ये कभी नहीं भूलोगे, तो क्योंकि हम चैप्टर तो सारे पढ़ते ही पढ़ते हैं, जब भी आप प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शन पढ़ो, जब भी, खासतौर पर प्रिपरेशन, आप सारे फंक्शनल ग्रुप को ले लो और एक साथ याद करते चलो। क्या एल्केन से बन सकता है कार्बोनाइल? क्या एल्कीन से बनाया जा सकता है? क्या एल्काइन से बनाया जा सकता है? क्या एल्कोहल से बनाया जा सकता है? क्या एल्काइल एलाइड से बनाया जा सकता है? मैं तो कहता हूं इतनी नॉलेज अगर कैंडिडेट ले ले तो एक मेथड ही नहीं छोड़ पाएगा वो, सारे मेथड टिप्स पे आ जाएंगे। पर इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ लिया, सबसे पहला 12th का चैप्टर हमारा वही था। फिर हम लोगों ने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ लिया, वो दूसरा चैप्टर हो गया। अब हम कार्बोनाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने हेलो एल्केन को तो पढ़ लिया ना, हमने एल्कोहल को भी पढ़ लिया। एटलीस्ट कम से कम हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या इससे और इससे कार्बोनाइल बन रहे हैं। ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्या इस चैप्टर में? अभी याद दिलाऊंगा। आप 11th क्लास में ये पढ़ के आए हो तीनों चैप्टर, तो क्या इसकी केमिकल रिएक्शन से हमने को कार्बोनाइल को बनाया है? क्या हम उसको याद कर पा रहे हैं? दरअसल ये चैप्टर 11th में थे और CUET के सिलेबस में ये है नहीं इस बार, केवल 12th के चैप्टर हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं पढ़ाया, वरना पहले यही पढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि यहां से शुरू करेंगे हम। एल्कीन से बनता है, एल्काइन से बनता है, एल्कोहल्स से बनता है, और इससे भी बनता है और इससे भी बनता है। और इससे डायरेक्ट नहीं बनता, इससे पहले या तो आप ये बनाओ या फिर आप ये बनाओ, फिर उसके बाद कार्बोनाइल की तरफ चले जाओ, क्योंकि इससे ये और ये आ जाएंगे, फिर इनसे आप इसको बना लोगे। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया है क्राइटेरिया, और लास्ट में मैं समरी भी बताऊंगा, पर एक एक करके पहले एक एक मेथड को लेते हैं। तो मैं सबसे पहला मेथड जो है ना, वो हाइड्रोकार्बन से ले रहा हूं। बच्चों, सबसे पहला मेथड में कौन सा शुरू कर रहा हूं? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में देखो, सबसे पहले एल्केन आता है, लेकिन एल्केन से डायरेक्ट कार्बोनाइल बनाना संभव नहीं है। कोई ऐसा ऑक्सीडेशन मेथड नहीं है जिससे डायरेक्ट आप एल्केन से बना लो, इसलिए आप इसको हटा दो। तो दूसरे नंबर पे कौन था? एल्कीन था, तो हम उसको ले लें। सबसे पहले मैंने लिख दिया फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन वाला चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, पर मेरा ये पूरा पूरा फर्ज बनता है, क्योंकि 11th को मैंने CUET पे आपको नहीं पढ़ाया। आप कितना पढ़ के आए हो इससे मुझे मतलब नहीं, मेरा ये काम है कि जो आपने 11th का पोर्शन है वो यहाँ नहीं पढ़ा है, तो मुझे उसको पूरा सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? ये तो पूरा मुझे बताना पड़ेगा। ये और बात है कि 12th की NCERT में यहाँ क्या लिख रखा है? यहाँ लिख रखा है कि वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास, हम इसको 11th में पढ़ चुके हैं। देखो, एल्कीन से जब भी कार्बोनाइल्स बनाने होते हैं, रिएक्शन यूज में ली जाती है ओजोनोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलो बच्चों, ये अपना सवाल हर एग्जाम में देती है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसका सवाल एग्जामिनर को बड़ा पसंद है, वो हमेशा यहां से सवाल उठाता है।
अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, नाम में ओजोन आ रहा है, ओजोन आपकी पहचान बनती है, पहले ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराते हैं जिंक की उपस्थिति में। पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन, दूसरे स्टेप में जिंक से हाइड्रोलाइसिस। मैंने इधर क्या लिखा, मैंने इधर लिखा एल्कीन। यहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दोनों हिस्से पे कार्बोनाइल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोनों हिस्से पे बच्चों, कार्बोनाइल्स। और कार्बोनाइल्स का क्या मतलब है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा इस एल्कीन की नेचर पे। इस पर यदि इधर दोनों तरफ आर हैं तो भाई इधर कीटोन बन जाएगा, हाँ जी। और यदि एल्कीन में एक साइड पर H आ गया, एक R और एक H, तो इस वाली साइड वाला कार्बोनाइल क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये पहला मेथड जिसमें दोनों बनाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इस एल्कीन की नेचर पे। ओजोनी अपघटन कहते हैं हिंदी में, ओजोनोलाइसिस बोलते हैं इंग्लिश। लाइसिस का जो ये वर्ड है ना, लाइसिस, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, मॉलिक्यूल के दो हिस्से कर देना। किससे तोड़ रहे हो, ओजोन से तोड़ रहे हो। पूरा नाम क्या बन गया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन फॉलोड बाय जिंक वाटर। ध्यान रखना, एल्कीन के दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हुए दोनों तरफ दो ऑक्सीजन डालने का काम कर दिया। दो ऑक्सीजन ओजोन से आ गए और एक ऑक्सीजन जो ओजोन का बच गया वो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है। और बच्चों जिंक डालने का यही बड़ा ड्राइविंग फोर्स था, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन एक स्टेबल बॉन्ड है, स्टेबल कंपाउंड है। ये एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है कि जिंक ऑक्साइड इसमें निकल जाता है और दो ऑक्सीजन ओजोन अपने सप्लाई करते हुए कार्बोनाइल इसमें दे जाती है। आ रहा है समझ में। अब इसमें देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, अभी इतना स्कोप में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मेथड में, इस मेथड के अंदर जो एल्कीन हम ले रहे हैं ना, ध्यान देना, जो एल्कीन हम ले रहे हैं सबसे पहले ओजोन की रिएक्शन होके ओजोनाइड बनता है। ये ओजोनाइड क्या है जरा देखना एक झलक उसकी, शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है। ओजोनाइड का आगे ओजोन, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, यहां से। तो इस तरह से, और ये जिंक, दोनों तरफ कार्बोनाइल ब्रेक हो जाते हैं। ज्यादा डिटेल की मैकेनिज्म पढ़ के हमें करना क्या है, हमें बस इतना ही सीखना है। और एक बात बताऊं, ओजोनोलाइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन इसका एक ही फंडा है। क्या है वो फंडा, फंडा ये है कि सीधे तोड़ दो एल्कीन, दोनों तरफ कार्बोनाइल बना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करवाएं तो बच्चों एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो एक ही क्वेश्चन में डबल कॉन्सेप्ट डालता है। वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देता एल्कीन की, वो क्या करता है, नाम लिख के दे देता है। बोले प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस के बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे। तो पहले आप प्रोपीन को बनाओगे, उसके बाद ब्रेक डाउन करोगे, इस तरफ बनेगा एसीटल्डिहाइड और दूसरी तरफ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन उसने ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिखा, उसने इसका IUPAC नाम लिख के दिया है, मैथेनेल और एथेनेल। तो नॉमेनक्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता ना तो ये सवाल बेकार है। आप रिएक्शन जानते हो, आप ओजोनोलाइसिस जानते हो, लेकिन आपको नाम नहीं पता थे, अब आप कैसे टिक करोगे ऑप्शन। इसलिए प्रोपीन के ओजोनोलाइसिस से एक तरफ बनता है एसिटल्डिहाइड, दूसरी तरफ बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिनके IUPAC नाम मैंने बता दिए। अब एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने पूछा, देखो एग्जामिनर कैसे पूछता है सवाल, ये लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो
एग्जामिनर पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स एसीटोन एज द प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलाइसिस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन ओजोनोलाइसिस, यानी कि इनमें से कौन सी एल्कीन ओजोनोल अपघटन ओजोनोलाइसिस करवाने पर एक प्रोडक्ट एसीटोन भी बनाती है। अब उसने क्या किया, नाम लिखने स्टार्ट किया, ऑप्शन देने स्टार्ट किया, और ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन लिखा उसने 1 ब्यूटीन, दूसरा ऑप्शन लिखा उसने 2 ब्यूटीन, तीसरा ऑप्शन उसने लिखा 2 मैथिल प्रोपीन, और चौथा ऑप्शन उसने लिख के दिया, जो चौथा ऑप्शन उसने लिखा वो उसने लिखा प्रोपीन। इस तरह से ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। 4 एल्कीन आपके सामने बनी हुई, सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एसीटोन एक प्रोडक्ट बन के आएगा। तो अब हमको पहले एल्कीन की स्ट्रक्चर बनानी है। जब हम 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो हमें ये बनानी पड़ेगी 4 कार्बन का। जब हम 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो हमें ये बनानी पड़ेगी। 2 मिथाइल प्रोपीन जो होती है वो आइसोब्यूटीन होती है, और प्रोपीन जो होती है वो, तो यहां देखो आपको सिर्फ इसे ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीजन जोड़ने, दोनों तरफ एल्डिहाइड आएगा, दोनों तरफ एल्डिहाइड आएंगे, यहां पर एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ ये आ गया कीटोन बनके एसीटोन, और यहां पर दोनों तरफ एल्डिहाइड आएंगे। आपसे पूछा है एसीटोन किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस से बनेगा, 2 मैथिल प्रोपीन। सी इज द करेक्ट आंसर इन सच क्वेश्चन। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं भाई। हाँ, थंब इंप्रेशन से एक बार रिप्लाई दे दो मुझे फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। कनक सावित्री आ चुका है, गुड। फिरोज को आ चुका है, सोनाली कौर ये नया स्टूडेंट आज दिख रहा है क्लास में। आदित्य रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा, सोनाली नहीं आया समझ में, आदित्य रिप्लाई नहीं कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको समझ में आ गया गुड। अब जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उसका फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आगे देखेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल में, हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में ओजोनोलाइसिस वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, आपने उसे सीख लिया। और अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है वो मेथड है हाइड्रोकार्बन के अंदर फ्रॉम एल्काइन। कौन सा, फ्रॉम एल्काइन। अब एल्काइन से कार्बोनिल बनाने वाला मेथड कहलाता है कुचिरोव रिएक्शन। कुचिरोव रिएक्शन को दूसरा नाम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हिंदी में कहते हैं एल्काइनों पर वाटर यानी कि जल का योग। हाँ जरा ध्यान देना, एल्काइन की रिएक्शन मैंने ले ली एसिटिलीन, एसिटिलीन ले ली, एसिटिलीन पर H2O जोड़ते हैं बच्चों, वाटर को जोड़ते हैं, लेकिन ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, और वो कैटलिस्ट कौन है, मर्करी प्लस 2। मर्करी प्लस 2 जैसे कि मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम इसमें रखा जाता है। तो पूरी रिएक्शन क्या हुई, पूरी रिएक्शन हुई एल्काइन की रिएक्शन वाटर से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, मर्करी की प्रेजेंस में। मर्करी प्लस 2
इज ए कैटालिस्ट इन सच रिएक्शन। ये कैटालिस्ट है, एसिडिक मीडियम में ये एक्टिवेट होती है और H2O में H और OH होता है ना, इसे जोड़ दें तो आप देखोगे कि H और OH यदि जोड़ेंगे तो एक पाई बॉन्ड हटा दिया, एक पाई बॉन्ड पर एडिशन हो गया वाटर का, एक H जुड़ गया, एक OH जुड़ गया। देख लो, चेक कर लो, ये बन के आया इनॉल, इन प्लस ऑल। और इनॉल अपनी मोर स्टेबल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट होता है बाय द आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में यहां से हाइड्रोजन OH वाला हाइड्रोजन इस तरह से टॉटोमेरिज्म आइसोमराइजेशन शो करता है और ये बन जाता है एसिटैल्डिहाइड। तो बच्चों, एसिटिलीन से एसिटैल्डिहाइड बनाने का मेथड कोचेरोव रिएक्शन या इसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में आप सभी के? तो यहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स से। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट मेथड बता दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड्स। कई एग्जाम्स में इनके सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर पे ये मेथड तो बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं करता है कि एल्काइन पर वाटर का एडिशन और वो भी मरकरी की प्रेजेंस में, ऐसी भी कोई रिएक्शन है क्या? कई स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहती है, पर आपने इसे सीख लिया है। ओजोनोलाइसिस एल्कीन से बनाना है तो ओजोनोलाइसिस, एल्काइन से बनाना है तो हाइड्रेशन यानी कुचेरोव रिएक्शन, ये ध्यान रखना। और अब बातचीत करते हैं नेक्स्ट। देखो, हाइड्रोकार्बन से आपने बनाना सीख लिया है। सेकंड नंबर पे अब मैं आपको लेके चलता हूं एल्कोहल्स से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एल्कोहल वाले चैप्टर को हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ था। मेरे पिछले वीडियोस में एल्कोहल पूरा हो चुका है। तो एल्कोहल के अंदर जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना, बाय ऑक्सीडेशन, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कार्बोनाइल बनाने का मेथड ही था। अब ऑक्सीडेशन में आपने एक ही फंडा सीखा था बच्चों कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी दो। और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल के कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बन जाता है। करेक्ट? नॉट टेक्स प्लेस। और कौन से एजेंट्स यहां पर काम में लेने हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन माइल्ड है, कौन एल्डिहाइड से आगे एसिड तक लेके जाएगा, कौन एल्डिहाइड पे रुकेगा 1 डिग्री से, 2 डिग्री के लिए कौन से बेस्ट हैं, ये सारा एल्कोहल वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या? वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर एल्कोहल कंप्लीटली, हाँ, इन डिटेल कर चुके हैं हम पूरा डिस्कस एल्कोहल वाले चैप्टर में। मेरे हिसाब से आप वहां पर उस वीडियो को देख लोगे, सारे रिएजेंट्स वगैरह आप वहां देख लोगे। क्यों फालतू ज्यादा समय खराब करें आप लोगों का, और दूसरे मेथड आपको सिखाएं? ये तो आपने एल्कोहल में पढ़ लिया है, आप समराइज कर लेना बच्चों। तीसरे नंबर पे मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। पहला आपने देख लिया हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्कीन एल्काइन से। दूसरा आपने देख लिया एल्कोहल। और तीसरे नंबर पे अब आपको मैं लेके चलता हूं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स या इन्हें साइनाइड भी कहते हैं। नाइट्राइल्स आईयूपीएसी में, साइनाइड इनका कॉमन नेम होता है। जरा ध्यान देना, ये होते हैं ये साइनाइड, ये होते हैं
सबसे पहली बात तो साइनाइड से डायरेक्ट कार्बोनाइल नहीं बनते। साइनाइड से देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। साइनाइड से यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो बेस्ट मेथड है स्टीफेन रिएक्शन। जहां पर किसी रिएक्शन में नाम जुड़ गया, समझ लो उसे कहते हैं नेम्ड रिएक्शन। और नेम्ड रिएक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात को समझना, क्या स्टीफेन रिडक्शन के अंदर पहला स्टेप यूज में लेते हैं स्टेनस क्लोराइड विद HCl, SnCl2, जहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। स्टेनस क्लोराइड विद HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस एसिड, यानी एसिडिक मीडियम। H3O+ का मतलब हाइड्रोलाइसिस। दो स्टेप के अंदर नाइट्राइल का कन्वर्जन किस में हो गया? एल्डिहाइड में हुआ। जरा ध्यान देना कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। इस रिएक्शन के अंदर पहले स्टेप में स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में नाइट्राइलो का हुआ अपचयन यानी रिडक्शन, विच मींस ये स्टेप हुआ रिडक्शन, जिसको कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन से तो एमीन बनते, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, यहां 2 ही जुड़े, एक डबल बॉन्ड अभी भी मौजूद है, ये बनी इमीन। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई ध्यान रखना, मैं आगे आपको एक रिएक्शन और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन के अंदर नाइट्राइल से एमीन बनेंगे, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ के। एमीन अपने आप में स्टेबल प्रोडक्ट है, वो मेंडियस के बनेंगे, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। हमारा चैप्टर कार्बोनाइल चल रहा है, हमें कार्बोनाइल बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखना है। बच्चों ध्यान देना, इमीन्स आर अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड in between कार्बन एंड नाइट्रोजन, सो दैट इज व्हाई दे आर अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो आगे इनका करवा देते हैं जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। और लाइसिस जहां आ गया मतलब वाटर से तोड़ना। जब वाटर से ब्रेक डाउन करते हैं तो बच्चों यहां से ब्रेक डाउन होता है, इस तरफ एल्डिहाइड निकल जाता है और दूसरी तरफ अमोनिया निकल जाता है। क्या प्रोडक्ट आया बनके? ये एल्डिहाइड। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है। ओवरऑल इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफेन रिएक्शन या स्टीफेन रिडक्शन। मीनिंग एक ही, ध्यान रखना, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज में लेते हैं। पर जब आपने यही मेथड को पढ़ लिया है तो मैं तो आपको एक और मेथड बता देता हूं, वो ये है बच्चों कि नाइट्राइल पर एक और रिएजेंट है जो डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाता है नाइट्राइल से, और उसका नाम है डाइबल H। ये डाइबल H क्या है? इसको दूसरी तरह से लिखते हैं ऐसे, डाइबल H को आइसोब्यूटिल 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, पहला स्टेप ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करता है और इसके बाद लास्ट में हाइड्रोलाइसिस भी करवाया जाता है। कहीं घबराने वाली दिक्कत नहीं है, ये एनसीईआरटी ही लेवल चल रहा है, बाकायदा चैप्टर में दिया हुआ है, आप 12th की किताब उठा के देख लेना। डाइबल H में जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्राइड, ये है अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ये भेज रहा है अपनी हाइड्रोजन। तो बोले ये कार्बोनाइल कहां से आया? नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोलाइसिस से आया। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टीफेन में हो रहा था, लेकिन यहां मैकेनिज्म अलग है थोड़ी। हाइड्रोलाइसिस लास्ट में यूज ले रहे। डाइबल के साथ एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर को बहुत लो रखना होता है, -78 बहुत कम टेम्परेचर है।
इसलिए डाइबल को यूज में नहीं लेते जल्दी से। जब एल्डिहाइड बनाना है नाइट्राइल से तो स्टीफन बेस्ट काम करता है, पर हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि भाई डाइबल भी है जो एल्डिहाइड बनाते हैं। याद रखना डाइबल का पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपना हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोलाइसिस होके एल्डिहाइड बन जाता है। यही डाइबल एच बच्चों एस्टर से भी, यही डाइबल एच एस्टर के साथ भी वही -78 डिग्री सेल्सियस पे, वही फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एस्टर से भी एल्डिहाइड बनाने के लिए बेस्ट है। याद रखना, एस्टर से डायरेक्ट एल्डिहाइड और कोई रिएजेंट बढ़िया नहीं है, ये बेस्ट है अपने आप में। इसका नाम, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एस्टर। ये तो जब डाइबल की नॉलेज आई तो मुझे लगा कि एस्टर के बारे में भी हमें चर्चा, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। बुक बनाने वाला, एग्जाम जो एनसीईआरटी बनाने वाला है वो भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को जानता है कि डाइबल दो ही जगह मेन काम आता है, एक नाइट्राइल से एल्डिहाइड में और एक एस्टर से एल्डिहाइड में। तो बच्चों हम तो नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने शुरुआत के दो मेथड बताए, एक स्टीफन वाला SnCl2 के साथ और एक डाइबल एच वाला, ये दोनों ही मेथड केवल एल्डिहाइड बनाने वाले थे। केवल एल्डिहाइड बन रहा है इनमें, कीटोन नहीं बन रहा। अगर हमको नाइट्राइल्स से कीटोन बनाना है तो प्रिपेयर द कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, तो बेस्ट रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड, नोबेल प्राइज विनिंग रिएजेंट ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, और जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा एक बार के लिए देखना क्या बनेगा, ये फिर से वही अनस्टेबल इमीन बन के आ गए बीच में, जिनका हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन बच्चों फिर से यही वीक बॉन्ड से हो जाएगा और हमें मिल जाता है कीटोन। क्या मिला हमें? कीटोन मिला। सबसे पहले तो आप ये विचार करिए एक बार दोबारा से कि स्टीफेन से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है क्योंकि ये रिडक्शन है, डाइबल से भी हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, लेकिन अब हमने अटैक करने वाला R- लिख दिया RCN के साथ, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर के हमें कीटोन मिल रहा है। और अगर इसको आपने समझ लिया ना तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत आराम से सॉल्व कर दोगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन। पहला स्टेप ग्रिग्नार्ड से, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। स्टेप्स तो पूरे पकड़ोगे ना। पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड, अरे अटैक करने वाला मेन रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड है, पर लास्ट में हाइड्रोलाइसिस तो कराना पड़ेगा, कीटोन बनाना है। तो आप खुद सोचो, प्रोपेन नाइट्राइल पर अब अटैक करने वाला कौन है? जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इस साइड पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा। ध्यान देना बच्चों, ये बनेगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन। ये वाला पोर्शन वैसा का वैसा, ये अटैक हुआ, ये बना, हाइड्रोलाइज हुआ, कार्बोनाइल आ गया। क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई? क्या इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन? ये नाइट्राइल्स से आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीख लिया है। क्लियर? तो वापस से एक बार पीछे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से बनाना सीखा,
बिल्कुल सीखा। फिर एल्काइन के हाइड्रेशन से हमने इसे बनाना सीखा, वो भी हमने सीखा। फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, वो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसलिए उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, आप अल्कोहल में उसे सीख लोगे, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे हम लेके आए नाइट्राइल्स से बनाना। इसमें दो अलग अलग रास्ते हो गए। नाइट्राइल्स से एक मेथड ऐसा है जिससे केवल एल्डिहाइड बन रहा है, इससे कीटोन नहीं बनेगा कभी भी, स्टीफेन और डाइबल एच, इससे केवल एल्डिहाइड बनेगा, केवल एल्डिहाइड। जबकि एक रास्ता ऐसा है जिससे केवल कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड कभी नहीं बनेगा, वो कौन सा, ग्रिग्नार्ड वाला, इससे केवल कीटोन बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह चौथे नंबर पे मैं लेता हूं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब देखो सीखने वाली बात क्या है इसमें। चौथे नंबर पे मैं ले रहा हूं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये होते हैं एसिड के क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड में OH हटा के Cl जोड़ दिया, ये होते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो है वो भी काफी रिएक्शंस में यूज आते हैं। तो क्या एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड या कीटोन बनाए जा सकते हैं, वही तो हम सीख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देना, इसमें भी दो अलग अलग हिस्से हो गए। एक मेथड ऐसा है जिससे केवल एल्डिहाइड बनेगा, एक ऐसा है जिससे केवल कीटोन बनेगा। ऐसा कॉमन मेथड नहीं है जिससे दोनों बन जाए, या तो एल्डिहाइड ही बनाना है या फिर कीटोन बनाना। जब एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है तो यूज में लेते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या नाम बोला मैंने, रोजेनमुंड रिडक्शन या अपचयन। क्या बनता है, अब इस रोजेनमुंड में क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2 के मॉलिक्यूल से कराते हैं, लेकिन ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जिसका नाम है रोजेनमुंड कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है, ये होता है पैलेडियम और इसके साथ बेरियम सल्फेट का सपोर्ट, यानी पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट मिला के एक कैटलिस्ट बनाते हैं और इसके साथ बाद में क्विनोलिन को भी ऐड कर देते हैं, पूरा मिला के बन जाता है रोजेनमुंड कैटलिस्ट। याद रहेगी। इस बेरियम सल्फेट की जगह यदि कैल्शियम कार्बोनेट ले लें वही क्विनोलिन में, तो बताओ बच्चों इस कैटलिस्ट का क्या नाम होता है। बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो बताइए स्टूडेंट्स इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, क्या याद है। इस कैटलिस्ट का नाम होता है द लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट को यहां यूज नहीं लेते, पर केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लिंडलार्स का यूज जब आएगा मैं आपको फिर आगे चर्चा कर लूंगा, फिलहाल लिंडलार्स का यूज नहीं है। लेकिन जब आपने इतनी चीज सीख ली कि भाई पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन में रोजेनमुंड है, तो एक इतना सा कॉन्सेप्ट और याद रख लेना कि पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ले ले तो वो लिंडलार्स है, बस मामूली सा ही तो फर्क है। ये मेन कैटलिस्ट ये है, बेरियम सल्फेट इसके साथ सपोर्ट है जो इसे सपोर्ट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स की ये जो क्विनोलिन है ना, ये यहां पर पॉइजन है, इसको केमिस्ट्री में एडिटिव भी बोलते हैं। ये लास्ट में ऐड करते हैं, ये जहर है यानी पॉइजन है, इस रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट नहीं है, ये पॉइजन है, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्ट की
आगे रिडक्शन को रोकने का काम करती है। ये केवल एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड तक रिडक्शन करने का काम करवाती है, क्योंकि पैलाडियम H2 आगे एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकता है, इसको रोकने का काम ये करता है। इसीलिए तो इसे हम कहते हैं रोजेनमुंड कैटलिस्ट। बच्चों ध्यान देना, एक बार जरा ध्यान देना कि इस रिएक्शन के अंदर H दो हाइड्रोजन है, एक यहां जुड़ गया और एक Cl के साथ निकल गया। ये जो एसिड बन के निकला, इसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? क्विनोलिन। क्योंकि अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, रिएक्शन का मीडियम एसिडिक रहा, तो फिर साइड रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का बनना दी बेस्ट मेथड रोजेनमुंड रिडक्शन है। क्या होता है आपने सीख लिया, कैटालिस्ट कौन है आपने सीख लिया, पर एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो सवाल पूछता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्विनोलिन किस तरह से काम कर रहा है। याद रखना, क्विनोलिन एक उत्प्रेरक भी नहीं है, कैटालिस्ट भी नहीं है, ये एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट भी नहीं है, ये एक एडिटिव है, ये एक पॉइजन की तरह यानी विष कारक की तरह काम कर रहा है। ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। रोजेनमुंड में भी यही सेम केमिस्ट्री है और लिंडलार्स में भी ये बिल्कुल पॉइजन की तरह ही काम करता है, याद रहेगी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूं। इसके अंदर एसिड क्लोराइड से आपने एल्डिहाइड बनाना सीख लिया, तो बच्चों एसिड क्लोराइड से आप कीटोन बनाना भी सीख लो, क्योंकि एसिड क्लोराइड से जब कीटोन बनाना होता है तो लिए जाते हैं ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट R2CD। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों, ये अपना R- सप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके R- अटैक करता है, Cl को निकाल देता है और बहुत आराम से बहुत बढ़िया यील्ड के साथ कीटोन बन के आता है। याद रखना, एसिड क्लोराइड से यदि कीटोन बनाना है तो R2CD ऑर्गेनो कैडमियम, लेकिन R2CD बना बनाया नहीं मिलता, ग्रिग्नार्ड बना बनाया मिलता है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कैडमियम के लवण यानी कि कैडमियम के सॉल्ट से करवा दो, कैडमियम डाइक्लोराइड से, ये दोनों मिल जाते हैं, R- 2 बार कैडमियम पे अटैक करेगा और R2CD बन जाएगा। तो एक स्टेप आपको और याद रखना है, वो क्या कि R2CD ऑर्गेनो कैडमियम को कैसे बनाना है, ग्रिग्नार्ड कैडमियम क्लोराइड से। तो एरो पर अगर ये नहीं लिख के मैं ये और ये लिख दूं तो मतलब एक ही है, वो R2CD ही बनेगा और R2CD R- सप्लाई करेगा और हमें मिल जाएगा कीटोन। तो दो तरीके, एक एल्डिहाइड बनाने का एसिड क्लोराइड से और एक कीटोन बनाने का, दोनों आप लोगों ने बेस्ट सीख लिए हैं। ये एसिड क्लोराइड से हो गया। लास्ट के अंदर इसमें लास्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्काइल। बस ये लास्ट मेथड है, इसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। एल्किल बेंजीन में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के मेथड में हम बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप, जैसे हमने ले लिया टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो जो मेथड आपके सामने लिख रहा हूं ना मैं बच्चों, वो मेथड बेंजल्डिहाइड बनाने का है, वो भी है तो कार्बोनाइल ही ना। तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो काम में लेते हैं वो लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्या नाम है? क्रोमाइल क्लोराइड। सबसे बड़ी विशेषता देखिए कि इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन, और ये एग्जाम में सवाल आ जाता है, क्या आ जाता है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड को आपको स्पेशली याद रखना है, एल्काइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने में ये काम करती है और इस रिएक्शन को इटार्ड भी कहा जाता है। इसकी जगह दूसरे और रिएजेंट्स भी काम करते हैं बच्चों, जैसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एनहाइड्रस यानी एसिडिक एनहाइड्राइड में,
ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये भी बेंजल्डिहाइड बनाता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इटार्ड है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम बच्चों क्रोमियम 6 वाले ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम अल्कोहल के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्कोहल से कार्बोनाइल बनाने में काम करते हैं और अल्काइल बेंजीन पे भी ये काम करते हैं, याद रखना। लेकिन ये वाला रिएजेंट हमने केवल यहीं पढ़ा है, ये अल्कोहल में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ये हमने अल्कोहल में भी पढ़ लिया लेकिन इसको नहीं पढ़ा। ये इटार्ड रिएक्शन है, ये केवल इस पे वर्क कर रही है। तो ये अल्काइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना भी आप लोगों ने सीख लिया। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे मेथड हो गए हैं। तो समरी क्या कहती है, देखो समरी ये कहती है कि आप बनाना चाहते हैं कार्बोनाइल्स जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं। हाँ बच्चों, दोनों आ जाते हैं। एक मेथड है एल्कीन का ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलाइसिस, बिल्कुल बनाएंगे। एक मेथड है एल्काइनो का हाइड्रेशन H2O मर्करी +2 की प्रेजेंस में कुचरॉव रिएक्शन, शाबाश। एक मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन एजेंट्स, वो अल्कोहल में देख लोगे। एक मेथड है नाइट्राइल्स से। नाइट्राइल से यदि आपको एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफेन, और यदि नाइट्राइल से आपको कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड। स्टीफेन के अलावा डाइबल उसी के साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनली पढ़ा, ये चेक कर लेना। एक मेथड है एसिड क्लोराइड से रोजिनमुंड, क्या है कैटलिस्ट हमने देख लिया। और यदि हम चाहते हैं कि कीटोन बने तो ऑर्गेनो कैडमियम इज द बेस्ट। और लास्ट में हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने वाले मेथड में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम था इटार्ड रिएक्शन। तो ये पूरी समरी आप लोगों के सामने आ गई है। एक आधा मेथड और होंगे ऊपर नीचे समझो, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको समराइज किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेथड है। इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी सवाल उठा के दे सकता है एग्जामिनर। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं एल्काइल एलाइड से कार्बोनाइल हमें बनाना है तो बच्चों आप KCN डाल के पहले प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन करा के साइनाइड बना लो, उससे नाइट्राइल बन जाए। अदरवाइज आप एल्काइल एलाइड से एक्वस KOH डाल के एल्कोहल बना लो और उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन से ये बन जाए। तो एल्काइल एलाइड वाला कन्वर्जन भी आपने सीख लिया है। हम धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे और फिर एक साथ बल्क में ढेर सारी रिएक्शन को लास्ट में फिर समराइज हम करते चले। लेकिन आपका काम बस यही है कि आप इसे डेली टू डेली रिवाइज करते रहो, पुराने चैप्टर को भी पुराने वीडियो को भी आप रिवाइज करते रहो। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रिपरेशन पूरी क्लियर हुई होगी। और कल अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के सामने केमिकल रिएक्शंस लेके आऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो हम लेके चलेंगे। चैप्टर के लास्ट में हम एक्टिविटी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाले भी। तो ये चैप्टर हमारा और ढंग से तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप टेस्ट पेपर PCI के ऐप पर दे ही रहे हो चैप्टर वाइज। अगला टेस्ट जो होगा वो चैप्टर खत्म होते ही अनाउंस हो जाएगा, आप टेस्ट पेपर वहां भी दे सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। SS मीनिंग क्या है आदित्य? सर स्क्रीनशॉट ले लें। ये PDF मांग रहे हो ना आप? इसकी PDF मांग रहे हो ना? हाँ सर, सर एक स्क्रीनशॉट ले लें दो ना सर इसका स्क्रीनशॉट